जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान का टॉपिक मौलिक अधिकार की एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 22 भारतीय संविधान का वो आर्टिकल है जिसको प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि आर्टिकल 22 क्या है, कैसे हम पुलिस से अपनी रक्षा कर सकते हैं, कैसे पुलिस हमारे साथ में कोई गलत काम ना कर सके, गलत आपके नियम के तहत हमें अरेस्ट ना करे, या ऐसे कौन कौन से आपके पास में अधिकार होते हैं जो पुलिस से आप रक्षा प्रदान कर सकते हैं, या गिरफ्तारी से रक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या आपको डिटेंशन किया है तो उससे रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी बारे में लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बोला गया है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसको समझने के लिए आर्टिकल 22 को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 22 क्लॉज फर्स्ट से लेके क्लॉज 7 तक हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के क्लॉज फर्स्ट के बारे में। आपका आर्टिकल 22 फर्स्ट क्या कहता है आपका कि कभी भी अगर किसी भी केस से पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपके पास में राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें आप किस लिए गिरफ्तार कर, इसका रीजन क्या है। ऐसे नहीं कि किसी को उठा लिया और अरेस्ट कर दिया, तो आपके पास में अधिकार है और उनको बताना पड़ेगा कि नहीं हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। सेकंड पॉइंट, आपको आपके पास में अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई चलिए ठीक है हमें आप अरेस्ट करेंगे, मेरे साथ क्राइम क्या किया है। आप इसको आप एक साथ जोड़ के भी देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। भाई आपका कारण क्या है, भाई क्यों लेके जा रहे हो, और अगर लेके जा रहे हो तो मैंने क्राइम कौन सा किया है, भाई किस केस में हमको लेके जा रहे हो आप। ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मनपसंद अधिवक्ता से परामर्श कर सकते हैं और अपने मनपसंद का वकील चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर एक केस हुआ 302 का, और 302 के केस में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई, तो सबसे पहले आप पूछेंगे मैं गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि किसी का आपने हत्या कर दी है, उस केस में हम आपसे क्या करने हैं, आपको अरेस्ट करने आए कार्ड। अब उनसे पूछो अपराध क्या, बताएंगे तुमने किसी की हत्या कर दी और आपके ऊपर आईपीसी धारा 302 के तहत हम आपको गिरफ्तार करने आए। अब आपके पास में अधिकार क्या है कि आप अपनी मनपसंद वकील को चुनने की आपके पास स्वतंत्रता है। आपको लगता है कि जो इंडिया का टॉप लेवल का एडवोकेट है उससे हम परामर्श करें या उसको अपने केस में हम लोग इन्वॉल्व करें या हमारा जो केस है वही लड़ेगा, वो आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप इस योग्य नहीं है कि आप सक्षम नहीं है कि आप कोई वकील कर सकें, तो यहीं पे आर्टिकल 22 क्लॉज फर्स्ट में ही बोला गया है सरकारी वकील के लिए कि ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का वकील नहीं कर सकता है, सरकार उसे अपना वकील मुहैया कराएगी, सरकारी वकील। लेकिन सामान्य तौर पर सारे लोग जानते हैं कि सरकारी जो वकील होता है सामान्य तौर पर आपकी केस जो रेशियो है आपका विनिंग रेशियो और लॉस रेशियो, जितने भी आपके सरकारी वकील होते हैं उनका जो विनिंग रेशियो है वो आपका 1 से लेके 7% तक है, जबकि इनका जो लॉस रेशियो है आपका वो रहता है आपका 99% और 93 से लेके 99% के केस कैसे रहते हैं आपके लॉस वाले। तो आपको मनपसंद अपना वकील चुनने की क्या है आपका बिल्कुल स्वतंत्रता है। और लास्ट पॉइंट अगर बात करना चाहे, आपको अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार है, राइट टू डिफेंस। प्रतिरक्षा आप कैसे करेंगे पुलिस से। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि पुलिस आपको पकड़ने आई है, अब आपको ये लगता है कि पुलिस हो सकता है मुझे थाने में मारे, तो आप क्या कराएं, अपनी प्रतिरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना मेडिकल करवा लीजिएगा। जैसे ही आपको पुलिस अरेस्ट करती है, लेके जाती है, आप क्या कर लीजिएगा, अपना मेडिकल करवा लीजिएगा। अब मेडिकल में आपने देखा कि भाई आपकी बॉडी बिल्कुल फिट थी। अब फॉर एग्जांपल आपको पुलिस वाले ले गए और पुलिस स्टेशन थाने में बैठ के आपको जम के मारा, तो आपके पास में एक एविडेंस क्या हो जाएगा कि भाई 4 घंटे पहले का हमारा ये रहा मेडिकल। अब हमें देखो 8 घंटे में क्या रखा था, पुलिस थाने में रखा, और अब का मेडिकल लगा के आप उस पुलिस वाले के ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, या उस पूरे पुलिस थाने के ऊपर केस कर सकते हो। मानिए प्रतिरक्षा का अधिकार आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, और ये आपके अधिकार होते हैं आपके प्रतिरक्षा के अधिकार। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिरक्षा का अधिकार आर्टिकल 22 फर्स्ट ही कहता है। अब आपने देखा कि अभी कारण बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपका अपराध क्या है, आपने मनपसंद वकील कर लिया और प्रतिरक्षा का अधिकार है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 22 के सेकंड में। फॉर एग्जांपल अब आपको पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जिस टाइम यानी फॉर एग्जांपल आपको सुबह के, या मैं मान लेता हूं सुबह के 10 बजे आपको 10 AM पे अरेस्ट किया गया, तो 10 AM से 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है आपकी, जो यात्रा का समय होता है, कहने मतलब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे रह रहे हैं, मानी कोई आपका ए नाम का विलेज है और वहां से मजिस्ट्रेट की जो ऑफिस है मैंने मान लिया कि वो 80 किलोमीटर है, तो अब आपको यहां से पुलिस ने अरेस्ट किया और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने तक ले जाने मानी फॉर एग्जांपल 3 घंटे का समय लगता है, तो ध्यान रखिए 3 घंटे के समय को 24 घंटे के समय में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, अगर बीच में कोई हॉलीडे पड़ गई, कोई छुट्टी पड़ गई,
तो फिर उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि सामान आंसर क्या आपका कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई छुट्टी पड़ गई उस दिन को छोड़कर और यात्रा के समय को छोड़ करके 24 घंटा काउंट होगी। सामान्य तौर पर पुलिस जब आपको थाने में बैठा के मारती है तो एक ऐसा समय ही आपकी ढूंढती है क्या कि अगर बीच में कोई छुट्टी, मानी फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि कोई आपका सोमवार को कोई आपका एक त्योहार था, आपका उस दिन की छुट्टी और मजिस्ट्रेट आपकी क्या है ऑफिस में नहीं है आपके, तो वो क्या करेंगे आपको, मानिए जैसे रविवार को आपको पकड़ लिया, रविवार को पकड़ा, अब सोमवार को तो जाएंगे नहीं, अब मंगलवार तक, तो अब तुम्हें जो पिटाई चलेगी वो आपकी इस टाइम पे करेंगे। और ध्यान रखिए जैसे एक और क्वेश्चन होता है कि भाई यात्रा का समय छोड़ करके या कोई अन्य कारण हो सकता है, तो हाँ जी एक कारण और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर कोई एक ऐसी दुर्घटना घट जाए, मानी फॉर एग्जाम्पल आपको पुलिस पकड़ने वाली है, पकड़ने आई, लेके जा रही है आपको, मजिस्ट्रेट यहाँ पे लेके जा रही थी सामान्य तौर पर, और कहीं पे आग लग गई, तो जो प्राथमिकता वाले केस हैं उनको भी वरीयता देनी पड़ेगी, लेकिन सामान्य तौर पे आपकी 2 पॉइंट होते हैं। अब आगे बताना चाहेंगे आपको, अगर सामान्य तौर पर मानी सामान्य केस में कोई विषम परिस्थिति क्रिएट ना हुई, अगर 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया गया सामान्य तौर पर, मानी इन स्थितियों को छोड़ करके, तो आपको मुक्ति का अधिकार है, आप क्या कर देगा, पुलिस आपको छोड़ देगी। लेकिन दूसरा, अगर 24 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए पुलिस को, तो पुलिस क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट से अनुमति ले सकती है, परमिशन, कि इनको हम 24 घंटे से ज्यादा अपने पास रख सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट इसको परमिशन दे देंगे कि हाँ ठीक है, आप इनको हमारी परमिशन के अकॉर्डिंग आप इनको अपने पास में रख सकते हैं, तो पुलिस 24 घंटे से ज्यादा आपको अपने पास रख सकती है। और ध्यान दिया, जैसे आपको मालूम होगा कि फीमेल वाले केस में नाइट होने से पहले क्या कर दिया जाएगा, उस स्त्री को छोड़ दिया जाएगा, अगर मानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, और क्या कर सकते हैं, उस पर नजरबंदी कर सकते हैं, मानी कि उसके घर के बाहर पुलिस लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 22 फर्स्ट और आर्टिकल 22 सेकेंड ये रहा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 का पार्ट 3। बात करते हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 की। आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 में ये बोला गया आपका कि जो आपके आर्टिकल 22 फर्स्ट और 22 सेकेंड है वो आपके 2 लोगों को नहीं मिलेगा। पहला व्यक्ति जो आपका विदेशी शत्रु है, मानिए वो ऐसे देश के नागरिक जो हमारे शत्रु देश हैं वहाँ के, और दूसरा बोला गया आपका निवारक निरोध। तो निवारक निरोध आपका क्या, आपका इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका प्रिवेंशन डिटेंशन। निवारक निरोध क्या होता है, मानिए फॉर एग्जाम्पल मान लिया असदुद्दीन अवैसी कहाँ पे आ रहे हैं, कानपुर आ रहे हैं आपके, ठीक है, और कानपुर आके यहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ का माहौल खराब कर दिया, तो उनको प्रिवेंशन डिटेंशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कुछ आपके अन्य एग्जाम्पल जिसको आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपका प्रिवेंशन डिटेंशन आपका एक्ट आया पीडीए, कब आया आपका 1950, उसमें आपके गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपका ये क्या था आपका प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, लेकिन इसको क्या कर दिया 1969 में खत्म कर दिया, तो इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं आपका AFSA, AFSPA, इसको लाया गया 1956 में। इसका फुल फॉर्म होता है आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के किसी घर में क्या है आपका, कोई आपका आतंकवादी घुसा हुआ है। अब अगर आर्टिकल 22 फर्स्ट और आर्टिकल 22 सेकंड के हिसाब से अगर किसी घर में आप जाएंगे तो आपके पास में क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए कि भाई हम आपके अंदर जा, परमिशन होनी चाहिए आपकी। लेकिन अब यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक आतंकवादी जो किसी के घर में बैठा हो, इसको फोर्स क्राइम नॉलेज भी है, लेकिन रीजन क्या, हमारे देश में एक इस चीज़ को स्पष्ट किया गया संविधान में कि ये कन्फर्मेशन किया गया कि देश रहना चाहिए, भले ही कुछ कानून की आपकी ताकत या शक्ति को कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे आर्मी के लिए स्पेशल यहाँ पे शक्ति दी गई इस एक्ट के द्वारा कि आप किसी के भी घर में आप जा करके कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जाके ऐसी एक्टिविटीज़ जो मानी आपके डिफेंस के लिए होनी चाहिए। कोई बैड एक्टिविटीज़ नहीं कि किसी के घर में घुस जाओ और वहाँ पे उनके साथ में गलत कार्य करो या उनको धमकाओ। अगर कहीं पे कोई घुसा हुआ है आपका आतंकवादी, तो उनके लिए आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहें, फॉर एग्जाम्पल किसी को ये शक है, मानी आर्मी वालों को ये मालूम हो गया है कि इस घर में आपके आर्मी में, मानी आर्मी लोगों को मालूम है कि इस घर में कुछ आपके आतंकवादी घुसे हैं, तो आर्मी वहाँ पे कोई भी आपके एक्शन कर सकती है। भाई टूट फूट भी हो सकती है, अगर वहाँ मारपीट स्टार्ट होगी तो टूट फूट भी हो सकती है। तो उसके लिए जो आपका एक्ट है वो आपका है AFSPA, इसको 1956 में लाया गया, और आज तक ये टिल डेट तक, आज तक जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक ये आपका क्या है, आपका एक्टिव है। फिर मैं बात करता हूँ UAPA, इसको लाया गया 2004 में। इसको बोला गया, इसका फुल फॉर्म है आपका द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को तुमने क्या कर दिया, मानी फॉर एग्जाम्पल DU के प्रोफेसर साहब हैं, आप उनको तुम वहाँ पे जूता लेके मारने लगे, तो कहने का मतलब कोई आप अनलॉफुल अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन किया जा सकता है, आपको यहाँ पे डिटेंशन, आपको निरोध किया सकता है। या फिर आप DU में कोई क्या करने जा रहे हैं, कोई मानी गलत काम करने जा रहे हैं, उसकी आपको सर क्या होगा, पुलिस की चीज़ को जानकारी मिल गई तो आपके ऊपर एक्ट लगाया जा सकता है, यूपा। फिर बात करते हैं मीसा,
सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्ट मीसा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला एक्ट कौन है, और उसके जो आपके ऑप्शंस थे, स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन थे, उसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? आपका मीसा। मीसा कब आपका आया? 1971 में आपका मीसा एक्ट आया। इसका फुल फॉर्म है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी के आधार पर इंदिरा गांधी ने भारत में एक आपका लगाया था आंतरिक आपातकाल, और इसके अंतर्गत क्या किया गया? जितने भी विपक्षी नेता था सबको ले जाया गया, और यहाँ पे होता क्या है कि भाई 3 महीने तक तुम क्या कर सकते हो? डिटेंशन शुरू कर सकते हो, उनको रोक के रख सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल 22 फर्स्ट और आर्टिकल 22 सेकंड के अंतर्गत क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो आपके निवारक निरोध है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 3 महीना, और अगर आपका सलाहकारी बोर्ड और आगे इसकी जानकारी देता है तो उसको और आगे बढ़ा सकते हो, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 3 महीने की बात है यहाँ पे, तो जब तक हो गए चुनाव, तो इसका जो आपका यूज किया गया मीसा का, किसने किया था? इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया था। और सबसे दुरुपयोग अगर पूछा, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसका हुआ? तो किसका हुआ? आपका मीसा का हुआ। इसको किसने लाया? आपका इंदिरा गांधी। लेकिन वर्तमान में आपका क्या हो गया? ये है नहीं, 1977 में इसको खत्म कर दिया गया। फिर बात करते हैं आपका एनएसए, जिसको हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? आपका राष्ट्र कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये आपका क्या है? ये आज तक टिल डेट तक आपका एक्टिव है एनएसए। तो हमने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पे भी कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में यूपी गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट ने आपकी एडवाइजरी जारी की कि अगर किसी ने डॉक्टरों के साथ में बदसलूकी की तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। एनएसए आपका है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। एक तो प्रोविजन आपका ये, या दूसरी चीज मानी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अगर कोई काम उसके गतिविधि के विरोध में होता है तो उसके ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। फिर बात करते हैं टाडा। टाडा बहुत ही खतरनाक था आपका, अगर बताना चाहें तो सबसे खतरनाक इसको कह सकते हैं टाडा। इसका फुल फॉर्म द्वारा क्या? आपका टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। इसको क्या कर दिया गया? 1955 में खत्म कर दिया, इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। फिर बात करते हैं पोटा। पोटा कब आपका आया? 2002 में। ये आपका इसका फुल फॉर्म क्या था? प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट, और इसको 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको एक नोट बताना चाहेंगे, आर्टिकल 22 फर्स्ट, आर्टिकल 22 सेकंड और आर्टिकल 22 थर्ड, ये सामान्य दांडिक विधि है, आपका कॉमन प्लेसमेंट मेथड है। क्योंकि आपके जो आर्टिकल 22 फर्स्ट और सेकंड है और ये थर्ड है आपका, ये नॉर्मल केस की कहानी की बात है। लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे आर्टिकल 22(4) से लेके आर्टिकल 22(7) तक, ये आपकी डिटेंशन के संदर्भ में है कि आपको नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या कर दिए जाएंगे? छोड़ दिए जाएंगे, या फिर आपका केस है वैसा देखा जाएगा। लेकिन इन केसों में ऐसा नहीं है। डिटेंशन में क्यों नहीं, जरा आपको और बताना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ बेसिक इंक्वायरी आपको देना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ लड़कों को, मानी जो बच्चे हैं उनको मैं देश के विरोध में या देश के खिलाफ में उकसा रहा हूँ, या फिर मैं देश में मानी कहाँ कहाँ पे बम क्या करना, ब्लास्ट करना है, उसकी जानकारी दे रहा हूँ और उनको शिक्षा इस चीज़ के बारे में दे रहा हूँ, और सरकार को अगर इस चीज़ की मालूम पड़ गई तो क्या करेंगे? हमें डिटेंशन कर लेंगे। और ऐसे केस में ना तो वारंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देश रहना चाहिए, सामान्यता भले ही कानून की किसी का विरोध हो जाए। तो ये आपका क्या था आपका, इसके बारे में अब बात करते हैं। आर्टिकल 22(3), आर्टिकल 22(3) में ये बोला गया कि अगर किसी को डिटेंशन के द्वारा 3 महीने से ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, आपके गिरफ्तारी में उसको रखना है, तो क्या करना है आपको? एडवाइजरी जो बोर्ड होती है आपकी, उससे क्या करना पड़ेगा आपको? सलाहकारी जो बोर्ड होता है उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या इसको हम 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में रख सकते हैं। तो अगर उसने बोल दिया आपके एडवाइजरी बोर्ड ने कि हाँ इसको 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हो, तो आपको जो डिटेंशन किया गया 3 महीने तक, क्योंकि सामान्य तौर पे 3 महीने होता है, लेकिन 3 महीने से अगर ज़्यादा करना है तो एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात कहाँ पे कहेगी आपकी? 22(3) में बात कहेगी। अब बात करते हैं 22(4). 22(4) में ये बोला गया आपका कि अगर किसी को 3 महीने से ज़्यादा आप क्या करते हो, अपनी हिरासत में रखते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपका किस बेस के आधार पे तुमने उसको 3 महीने से प्लस किया, उसकी सूचना देनी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पे साफ साफ बोला गया आपका, जो प्राधिकारी जो आदेश देता है वो इस चीज़ की सूचना देगा कि इसको भाई 3 महीने से ज़्यादा तुम डिटेंशन में क्यों रख रहे हो। अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 22(5) से लेके 22(7). एक यहाँ पे गलती होगी, जरा चेंज कर लेना, जो 22(3) 22(4) लिखा था उसको 22(4) और 22(5) लिखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अनुच्छेद के सेक्शन 6 के बारे में, सॉरी क्लॉज 6 के बारे में। इसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसी बात जो जनहित के विरुद्ध हो, हम लोगों ने भी देखा था यहाँ पे कि 22(4) और 22(5) में क्या बोला गया है कि आपको बताना पड़ेगा भाई 3 महीने से ज़्यादा क्यों रद्द कर रहे हो, जबकि यहाँ पे ये बोला गया 22(6) में कि कोई भी ऐसी बात जो जनहित के विरोध में हो, मानी क्या है, जो आपको जो सामान्य जनमानस है उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, तो ऐसी बात को दोषी को बताना आवश्यक नहीं है, इसको बोला गया
22(6) में। अब बात करते हैं आपका अनुच्छेद 22 के क्लॉज 7 में। इसमें बोला गया है जो सलाहकारी बोर्ड है ना, जिसमें हम लोग को देख रहे थे कि सलाहकारी बोर्ड क्या कर सकता है, 3 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो यह सलाहकारी बोर्ड का इसमें पावर है। तो ध्यान रखें उन सब चीज़ों की जो शक्ति है कितनी रहेगी, कितना घटाना कितना बढ़ाना, वो तय कौन करता है, पार्लियामेंट। जो आपकी एडवाइजरी बोर्ड होती है उसकी शक्ति को तय कौन करता है, आपका पार्लियामेंट तय करता है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे सामान्य भाषा में या सामान्य पुलिस प्रक्रिया में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जो कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, जरा उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन पूछताछ में देखा होगा कि पुलिस क्या करती है, किसी गांव में सामान्य तौर पर गांव में इस चीज़ का काफ़ी बड़ा भ्रम रहता है, लोगों को डर रहता है कि क्या करती है पुलिस, किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो लोग डर जाते हैं, या सामान्य तौर पर बोलेंगे अब तो ये जेल जाएगा। तो जरा समझ लेते हैं कि आपकी पूछताछ क्या होता है। कोई एक सामान्य केस, मानिए 2 लोगों के बीच आपस में लड़ाई हो गई और वहाँ पे किसी ने उसको गाली दी या कुछ किया, तो पुलिस बुला सकता है कि भाई क्या बात है, यहाँ पे आओ, उस चीज़ को इंक्वायरी कर सकती है। दूसरा रीजन, फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लास्ट हो गया और वो ब्लास्ट किसने किया, क्या है, आपको इस चीज़ को मालूम है, तो पुलिस आपसे क्या कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। या दूसरा कोई अन्य रीजन है जिसको पुलिस में लगता है कि तुम वहाँ पे एक एविडेंस के फॉर्म में थे, तो तुमसे पूछताछ कर सकती है। इसमें कोई FIR की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करते हैं आपका कस्टडी, हिरासत क्या होता है। हाँ, ध्यान रखें जो इंटरोगेशन में होती है कोई FIR की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो कस्टडी होती है, जो हिरासत, इसमें कोई आपकी FIR की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका होता क्या, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि भारत में कोई एक आपका ऐसा कि रोजगार नियामक बोर्ड नहीं बना है जो ये तय करे कि प्रत्येक भर्ती आपकी एक निश्चित डेट पे है। फॉर एग्जांपल हम लोगों की ये मांग करें कि ऐसा करें प्रत्येक भर्ती की ये कंफर्मेशन कर दिया जाए कि अगस्त में भर्ती आएगी, अक्टूबर में उसका पेपर होगा और दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा और जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। एक हम लोग ऐसे नियामक बोर्ड बनवाना चाह रहे हैं, और इसको लेकर मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को जागरूक करूं और एक हम लोग क्या करें, एक अनशन करना स्टार्ट कर दें, और मैं उसके मेन लीड रोल में हूं और तुम लोग मेरे सहायक में हो। तो अब यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, देखिए कि जो अनशन है उसका प्रमुख कौन हूँ, मैं हूँ। तो पुलिस क्या करेगी, मैं कस्टडी में उठा लेगी कि क्यों ये सब कर रहे हो, उसको रोकने के लिए। तो क्या कर सकती है पुलिस, में कस्टडी में उठा सकती है, और कुछ जो नॉर्मल मैटर होते हैं उसके लिए, और इसके लिए FIR की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं अरेस्ट, गिरफ्तार पुलिस कब करती है। सबसे पहले गिरफ्तार तब करेगी जब आपके ऊपर क्या होगा, आपका FIR अगर कर दिया गया है, आपने कोई एक ऐसा सीरियस मर्डर कर दिया है, तो आपके ऊपर क्या होगा, आपका FIR किया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि 24 नॉर्मल सिचुएशन में 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 22(4) से लेकर और 7 के केस में ऐसा नहीं है, जबकि सामान्य केस 22 फर्स्ट और 22 सेकंड के हिसाब से ऐसा है। अब बात करते हैं कि ये तो अरेस्ट होकर गिरफ्तार कर लिया। अब बात करते हैं पुलिस रिमांड क्या होती है। अब पुलिस रिमांड जरा मैं इसको पहले समझाना चाहूँगा, जुडिशियल कस्टडी को, उसके बाद मैं आपको पुलिस रिमांड समझाना चाहूँगा। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट के सामने लेके गया, उसमें आपको कोई डिसीजन आया, तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जज साहब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जो हमारे जेल होते हैं, जेल जो होता है प्रमुख रूप से जो सामान्य थाना पुलिस होती है उसके अंतर्गत नहीं आपकी आती है। इसके लिए आपको क्या होता है, आपका मुख्य दंडाधिकारी जो होता है उसके अंतर्गत आपका रहता है, और जो न्यायालय उसके द्वारा इसको क्या होता है, आपका संचालन किया जाता है। तो मानिए अभी उसकी चीज़ें कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो उसको कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, जेल में भेज देंगे कुछ दिन के लिए, मानिए जब तक वो केस कंफर्म नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं पुलिस रिमांड क्या होता है। मानिए फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी ने हत्या कर दी, मानिए किसी ने क्या किया, पिस्टल से किसी को मार दिया। अब उस केस में एक व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ, ये आपका अरेस्ट किया गया, उसको क्या किया, न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। अब वहाँ पे कुछ एविडेंस चाहिए थे, तो अब पूरे एविडेंस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो पुलिस यहाँ पे क्या करेगा, जज साहब के पास में जाएगा और उससे बोलेगा कि हमें ये व्यक्ति ये चाहिए, रिमांड पे चाहिए। हम क्या करेंगे, इससे कुछ जांच करेंगे या इससे हम कुछ सबूत जुड़ाएंगे आपका, और इसको 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए कर सकती है आपकी पुलिस रिमांड में ले सकती है। इसका मतलब क्या होता है, सीन को रिक्रिएट करना होता है कि केस कैसे हुआ है, उसके संदर्भ में चीज़ों को मालूम करना, माने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाए कि जैसा कि भारत में होता है, ये पुलिस रिमांड का ही पुलिस सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है। क्या करेगी, पुलिस रिमांड में लेके जाएगी, फिर तुम्हें थाने में बंद करके जी भर के मारेगी, तुमसे हर एक चीज़ उगलवाएगी वहाँ से। दूसरा तरीका तुमने देखा होगा, सुना होगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, नाखून निकाल रहे हैं, वो कब करते हैं, पुलिस रिमांड में ही आपके करते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपका क्रिमिनल क्या होता है। जब कोई आपका क्या किया गया, सबसे पहले अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में मानिए फॉर एग्जांपल उसको कहाँ भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, फिर उसने पुलिस रिमांड पे लिया, सारे इन्वेस्टिगेशन आपकी कंफर्म कर दिए गए, सारा कुछ। अब आपका रिजल्ट आना है, आपका कहने मतलब कि आप दोषी हो या नहीं हो। अगर जो आपके ऊपर दोष लगाए गए हैं वो अगर सही हैं तो आप क्या कहलाओगे, क्रिमिनल कहलाओगे। तो हम लोगों ने आज देखा जो प्रमुख हमारा टॉपिक था आर्टिकल 22, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए और जो जॉब की तैयारी करें उनके लिए आपका अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।